Hello, dear students. Now, today we will discuss about fertilization, double fertilizations, and many other unusual unusual topics regarding fertilizations and double fertilization. अब हम शुरू करते हैं कि फर्टिलाइजेशन क्या है और इसमें क्या है। तो सबसे पहले व्हाट इज फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन आप सबको पता है कि मेल और गैमेट की फ्यूजन को हम फर्टिलाइजेशन कहते हैं। अब जो ये मेल गैमेट है, ये मेल गैमेट जो है, डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेट आपको पता होगा कि कहाँ से बनता है, थ्रू द प्रोसेस ऑफ माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। और हमारे पास जो फीमेल गैमेटोफाइट है, जिसे हम एम्ब्रियो सैक क्या कहते हैं, वो बनता है मेगास्पोरोजेनेसिस से। अब देखिए, फर्टिलाइजेशन पे पहली बार जो बात की गई थी, पहली बार बात की थी इसने इस पे स्ट्रासबर्गर साहब ने 1884 में बताया कि डिस्कवरी की थी सिनगैमी की। इन्होंने सिनगैमी को ट्रू फ्यूजन कहा गया था। इन्होंने बताया कि ये ट्रू फ्यूजन है। ये बहुत बड़ी अचीवमेंट्स थी स्ट्रासबर्गर की। उन्होंने डिस्कवर किया था मोनोट्रोपा प्लांट में सिनगैमी को। अब देखिए, अब क्या हो गया, सबसे पहले क्या होगा कि पोलन ग्रेन जो है वो स्टिग्मा पे गिरेंगे। जब पोलन ग्रेन स्टिग्मा पे गिरेंगे, उस प्रोसेस को हम कहते हैं पॉलिनेशन। अब देखना कि इस पॉलिनेशन पे क्या होता है, उसके बाद क्या होगा, देन पॉलिनेशन के बाद क्या होगा, पोलन ग्रेन जो है वो वाटर को एब्जॉर्ब करेंगे। जब वो वाटर को एब्जॉर्ब करेंगे तो उसके बाद उनमें क्या होगी, उनमें हो जाएगी स्वेलिंग, वो स्वेल अप हो जाएंगे। पोलन ग्रेन स्वेल अप होने के बाद थ्रो जर्म ट्यूब के थ्रो इंटाइन जो है वो बाहर आ जाएगा, किसकी फॉर्म में, पोलन ट्यूब की फॉर्म में। क्लियर है यहाँ तक। ना आप देखिए जी, अब इसमें क्या होता है आगे, इस चीज़ को आप ज़रा इस डायग्राम को आप ज़रा विजुलाइज कीजिए, पॉज करके थोड़ा विजुलाइज कीजिए। देखिए इसमें कौन कौन से पार्ट है। सबसे पहले मैंने क्या बताया, इंटाइन जो है ये बाहर आ जाएगी, किसकी फॉर्म में, पोलन ट्यूब की फॉर्म में। अब जब ये इंटाइन बाहर आ जाएगी पोलन ट्यूब की फॉर्म में, तो इसमें कितने पार्ट्स होंगे, इसमें बेसिकली 4 मेन पार्ट्स होंगे। सबसे पहले ये टिप वाला पार्ट जो होगा, इसको कहते हैं अपिकल पार्ट, ये अपाइकल पार्ट। उसके बाद इस अपाइकल के पार्ट जो होगा सब अपाइकल जून। इस सब अपाइकल जोन में बहुत सारा साइटोप्लाज्म और कुछ ऑर्गेनेलीज होंगी इस अपाइकल जोन में। उसके बाद क्या होगा कि इसमें एक न्यूक्लियोलर जोन होगा। इस न्यूक्लियोलर जोन में क्या होता है, बहुत सारे न्यूक्लियस होंगे इस न्यूक्लियोलर जोन में, न्यूक्लियोलस होंगे। और इसके बीच में, इन न्यूक्लियोलस के बीच में ही कुछ वैक्यूलाइजेशन जोन होगा, जिसमें वैक्यूल डेवलप हो जाएगा। इन शॉर्ट, तो हम जब भी हम इसका स्ट्रक्चर पढ़ेंगे तो पोलन ट्यूब में कितने पार्ट्स आएंगे, स्ट्रक्चर के हिसाब से 4 पार्ट्स आएंगे। सबसे पहले एपिकल जोन आएगा, इस एपिकल जोन को हम ग्रोथ जोन भी कहते हैं। एंड देन उसके बाद आता है सब एपिकल जोन। सब एपिकल जोन में साइटोप्लाज्म और ऑर्गेनेलीज होती हैं। उसके बाद हमने देखा कि इसमें न्यूक्लियर और जोन भी आता है और वैक्यूलाइजेशन जोन भी आता है। याद रखना कि जब मेल गैमेट आगे आगे भागेगा, मेल गैमेट से आगे कौन भागेगा, मेल गैमेट्स के आगे कौन होगा, वेजिटेटिव न्यूक्लियस होगा। इस वेजिटेटिव न्यूक्लियस के टिप पे क्या होगा, कैप ब्लॉक होगा। क्या होगा, कैप ब्लॉक होगा। अब देखिए, जब मेल गैमेट्स और वेजिटेटिव न्यूक्लियस आगे की तरफ मूव करेंगे तो इनके पीछे ही क्या डेवलप हो जाता है, एक प्लग डेवलप हो जाता है, कैलोस का एक प्लग डेवलप हो जाता है। तो ये कैलोस प्लग क्या इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि ये बैकवर्ड मूवमेंट को इनहिबिट करता है, कि मेल गैमेट की बैकवर्ड मूवमेंट ना हो, इससे ये इनहिबिट करता है। यहाँ तक समझ आया हो। आप देखिए, जो हमने अभी तक डायग्राम्स में देखा, अब हम इसी को थोड़ा सा और देखेंगे कि क्या है। मैंने क्या बताया कि जब पोलन ट्यूब जो है वो ग्रो करेगी आगे की तरफ, तो उसका जो साइटोप्लाज्म है वेजिटेटिव सेल का, वो पहले आ जाएगा। उसके वेजिटेटिव सेल का साइटोप्लाज्म पहले आएगा। उसके बाद जो ग्रोथ है पोलन ट्यूब की, वो रिस्ट्रिक्ट है कहाँ पे, टिप जोन पे। जो टिप जोन है, यहाँ पे ही इसकी ग्रोथ होगी। उसके बाद क्या बताया मैंने कि जब मेल गैमेट जो है वो आगे की तरफ बढ़ेंगे, तो उनके पीछे पीछे क्या बन जाता है, कैलोस प्लग बन जाता है। ये कैलोस प्लग क्या करता है, ये बैकवर्ड मूवमेंट को, मेल गैमेट की बैकवर्ड मूवमेंट को इनहिबिट कर देता है, मतलब रोक लेता है उससे। उसके बाद मैंने क्या बताया कि जो पोलन ट्यूब की वाल है वो किसकी बनी होती है, सेलुलो और पैक्टिन की। जो पोलन ट्यूब की वाल है वो सेलुलोस और पैक्टिन की बनी होती है। इसलिए हम इसको ऐसे कह सकते हैं कि ये पेक्टोसेलुलोस की वाल होती है। क्या हम कह सकते हैं ये किसकी बनी होती है, ये बनी होती है पेक्टो सेलुलोस की। क्लियर है ये चीज। तो हम ये चीज डिस्कस कर ली। अब देखिए अब क्या होता है। अब क्या होता है नेक्स्ट, ऑन द सरफेस ऑफ साइनर्जिड, साइनर्जिड के सरफेस पे आपको पता है कि फिंगर लाइक अपरेटस बनता है, जिसे हम कहते हैं फिलीफॉर्म अपरेटस। ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होती हैं बेसिकली, सॉरी अपरेटस नहीं, ये फिली फॉर्म लाइक प्रोजेक्शंस होती हैं, जिन्हें हम बाद में फिलीफॉर्म अपरेटस कहते हैं। ये क्या करते हैं, ये रिलीज करते हैं केमिकल। अब ये केमिकल क्या करते हैं, तो इन केमिकल के थ्रू देयर इज ए ग्रोथ ऑफ पोलन ट्यूब टुवर्ड्स,
तो जो है केमिकल्स क्या करेंगे, केमिकल्स इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे, तो पोलन ट्यूब जो है वो इसी फिलीफॉर्म अपरेटस की तरफ ग्रो करेंगे। तो व्हाट आर द मेजर फंक्शंस ऑफ फिलीफॉर्म अपरेटस? फिलीफॉर्म अपरेटस क्या करता है, ये पोलन ट्यूब की ग्रोथ को गाइड करता है। अब पोलन ट्यूब वहीं की तरफ ग्रो करेगी जहां पे उसको केमिकल की कंसंट्रेशन मिलेगी। अब कौन सा केमिकल है ये भी हम आगे पढ़ेंगे आराम से। अब देखिए क्या होता है, ये केमिकल कौन सा है इसमें, इसमें जो केमिकल है वो है कैल्शियम। इसका इसमें जो केमिकल है वो है हमारे पास कैल्शियम बोरान, कैल्शियम बोरान आइनस्टॉल। अब ये क्या काम करता है कैल्शियम बोरान आइनस्टॉल? ये कैल्शियम बोरान आइनस्टॉल क्या करता है, सबसे पहले हम पढ़ेंगे कैल्शियम। देखिए कैल्शियम क्या करेगा, कैल्शियम पोलन जर्मिनेशन में हेल्प करता है, नंबर वन पॉइंट। नंबर दूसरा इंपॉर्टेंट फंक्शन, ये पोलन ट्यूब की डायरेक्शन को डिसाइड करता है, ये पोलन ट्यूब की डायरेक्शन को डिसाइड करता है। ठीक है, अब देखिए, अब यहीं पे दूसरा है बोरान। ये बोरान क्या करता है, इट सेव्स द पोलन ट्यूब फ्रॉम, इट सेव्स द पोलन ट्यूब फ्रॉम ब्रस्टिंग। अब ब्रस्टिंग होने से कौन बचाता है, बोरान बचाता है। अब देखिए बोरान को इस्तेमाल कैसे किया जाता है, इट इज यूज्ड एज, या इसको बोरिक एसिड की तरह बोरिक एसिड यूज करते हैं, या हम बोरेट इसको यूज करते हैं। सपोज करो हमने एक स्लाइड ले लिया, इस स्लाइड पे हमने पोलन ग्रेन को प्लेस किया, उस पर ऐड किया हमने 10% शुगर सोल्यूशन ऐड किया, बोरिक एसिड ऐड किया, कैल्शियम ऐड किया, मैग्नीशियम और पोटेशियम को ऐड किया। उसके बाद कुछ टाइम दे दिया, इस पर टाइम दे दिया हमने 15 से 20 मिनट का। तो हमने देखा कि यहाँ पे पोलन ट्यूब की जो है, पोलन ट्यूब की ग्रोथ होना शुरू हो गया। इस एक्सपेरिमेंट को कहते हैं हैंगिंग ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। अब देखिए ये जो बोरान और कैल्शियम है ये दोनों इंपॉर्टेंट हैं, ये दोनों इंपॉर्टेंट हैं। both these two, boron as well as calciums, are very important for the growth of pollen. अब क्या है कि ये जो पोलन ट्यूब है ये क्या करती है, ये कहाँ की तरफ मूव करती है, ये पोलन ट्यूब जो है इट मूव्स टूवर्ड्स, यहाँ पे लिख लेना, पोलन ट्यूब जो है इट मूव्स टूवर्ड्स, ये कहाँ की तरफ चलती है पोलन ट्यूब, ये पोलन ट्यूब जो है ये कैल्शियम बोरान आइनस्टॉल की तरफ मूव करती है। अब ये कैल्शियम बोरान आइनस्टॉल केमिकल जो है ये कौन रिलीज करता है, ये साइनर्जिड्स के फिलीफॉर्म अपरेटस रिलीज करते हैं। और वो मूवमेंट जो एक केमिकल की तरह, केमिकल की तरफ की जाएगी उसे कहा जाता है केमोट्रॉपिक। क्या कहते हैं उसे, उसे कीमोट्रॉपिक मूवमेंट कहा जाता है। अब देखिए आप क्या है, बोरान जो है ये क्या करता है, ये पोलन ट्यूब को, मैंने पहले भी बताया कि बोरान जो है ये पोलन ट्यूब को ब्रस्टिंग होने से बचाता है, और कैल्शियम जो है ये पोलन ट्यूब की डायरेक्शन को गाइड करता है, और जर्मिनेशन ऑफ पोलन ट्यूब में भी कैल्शियम का इंपॉर्टेंट रोल प्ले है। और उसके बाद मैंने बताया बोरान को हम कैसे इस्तेमाल करते हैं, एज अ बोरेट और बोरिक एसिड की तरह काम इस्तेमाल में लेते हैं। और बोरान जो है इसमें पोलन ग्रेन में ये बहुत कम मात्रा में पाया जाता है, पोलन ग्रेन में ये कम कंसंट्रेशन में पाया जाता है, लेकिन स्टिग्मा और स्टाइल में ये ज़्यादा कंसंट्रेशन में पाया जाता है। और अगर हम बात करेंगे जिया मैज की, तो जिया मैज में लॉन्गेस्ट पोलन ट्यूब होती है। अब देखिए, अब हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट आता है कि ये पोलन ट्यूब जो है ये ओव्यूल में कैसे एंटर होती है। याद रखना है बेटा, यहाँ पे एक बात याद रखना है कि पोलन ट्यूब जो है वो कहीं से भी ओव्यूल में एंटर हो, लेकिन ओव्यूल के अंदर आपको पता है एम्ब्रियो सैक होता है, लेकिन एम्ब्रियो सैक में जो ये पोलन ट्यूब है ये सिर्फ और सिर्फ माइक्रोपाइल एंड से ही एंटर होती है। ठीक है ना, क्योंकि एग्स और साइनर्जिड्स जो हैं वो माइक्रोपाइल एंड पे ही प्रेजेंट होते हैं, इसकी इसी वजह से माइक्रोपाइल एंड से ही अल्टीमेटली माइक्रोपाइल एंड से ही एम्ब्रियो सैक में एंटर होना है। लेकिन ये जो एंट्री है पोलन ट्यूब की ओव्यूल में, तो ये तीन तरीके से होती है। सबसे पहला आता है बेटा इसमें पोरोगेमी, दूसरा आता है बेटा मीजोगेमी, और द थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट इज दैट इज चैलेजोगेमी। याद रखना, चैलेजोगेमी जो है ये थ्रो चैलेजल एंड होगा। ठीक है ना, मैंने बताया कि एक एंड होता है माइक्रोपाइल एंड, दूसरा होता है चैलेजल एंड। और याद रखना है कि माइक्रोपाइल एंड से ही इंट्यूगमेंट निकलते हैं, हमने पहले भी बात की थी जब हमने ओव्यूल पढ़ा था कि माइक्रोपाइल एंड से इंट्यूगमेंट निकलते हैं। अगर एक इंट्यूगमेंट होगा तो उसे यूनिटेगमिक कहा जाता है, अगर दो इंट्यूगमेंट होंगे तो उससे क्या कहा जाता है, उसे बायोटेक्निक कहा जाता है। बायोटेक्निक जो है एंजियोस्पर्म का मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, और यूनिटेक्निक जो है वो जिम्नोज का बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। देखिए ये वाला एंड जो है माइक्रोपाइल एंड है, और ये चलेजल एंड है। तो यहाँ पे देख रहे हो आप, चलेजल एंड से जो पोलन ट्यूब है वो एंटर हुई है, लेकिन एम्ब्रियो सैक में
ओव्यूल में चलेजल एंड से पोलन ट्यूब एंटर हुई है, लेकिन एम्ब्रियो सैक में माइक्रोपाइल एंड से पोलन ट्यूब की एंट्री हुई है। तो ऐसा जो है ऐसा देखने को मिला कैसुरीनिया में। अब देखिए, अब अगर हम बात करेंगे मीजोगेमी की, देखिए मीजोगेमी में क्या होता है कि द एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब इन ओव्यूल थ्रू द मिडल ऑफ इंट्यूगमेंट्स। देखिए ये इंट्यूगमेंट है, यहाँ पे बनाया गया एक ही इंट्यूगमेंट है, ये इंट्यूगमेंट, ये मैंने दो बना लिया। अब ये इंट्यूगमेंट जो है यहाँ पे ऐसे पोलन ट्यूब जो वो एंटर हो जाती है, अल्टीमेटली एम्ब्रियो सैक में पोलन ट्यूब जो है वो माइक्रोपाइल एंड से ही एंटर होती है, ठीक है ना। तो वो पोलन ट्यूब जब एंटर होगी इंट्यूगमेंट से तो उससे कहा जाता है मीजोगेमी, और ये मीजोगेमी जो है कुकुरबिटाज में पाया जाता है। उसके बाद द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज दैट इज पोरोगेमी। पोरोगेमी जो है ये होती है वो ये एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब इन ओव्यूल थ्रू माइक्रोपाइल एंड। तो ये माइक्रोपाइल एंड से एंटर होते हैं, ये वाला माइक्रोपाइल एंड है, ऊपर चैलेजल एंड है, ये हमारे पास इंट्यूगमेंट्स है। तो ये क्या होगा कि जब पोलन ट्यूब की एंट्री माइक्रोपाइल वाले रीजन से होगी तो उससे कहा जाता है पोरोगेमी। और ये मेजोरिटी में अगर हम देखेंगे तो ये जो पोरोगेमी है ये डाइकॉट्स में भी देखने को मिलती है और मोनोकॉट्स में भी देखने को मिलती है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट जो एग्जांपल इसका वो कैप्सीला है, ठीक है ना। तो ये था हमारा एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब। अब देखिए क्या है नेक्स्ट हमारा कि एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब इन एम्ब्रियो सैक। अब एम्ब्रियो सैक में पोलन ट्यूब की एंट्री कैसे होगी, देखिए सबसे पहले क्या करना है आपने काम, ये हमारे पास एम्ब्रियो सैक है, एम्ब्रियो सैक की ये साइनर्जिड्स की दो सेल्स है और एक हमारे पास एग सेल है। तो यहाँ पे ये वेजिटेटिव न्यूक्लियस आ गया, इस वेजिटेटिव न्यूक्लियस के पीछे क्या है, दो मेल गैमेट्स हैं, ये हमारे पास पोलन ट्यूब है। ये दो मेल गैमेट्स के बीच में क्या है, कैलूस की प्लग है ताकि इसकी बैकवर्ड मूवमेंट ना हो। अब देखिए क्या होगा कि सबसे पहले ये साइनर्जिड्स की सेल जो है इनमें फिलीफ्रॉम एपरेटस होता है, वो फिलीफ्रॉम एपरेटस क्या करता है, कैल्शियम बोरान आइनस्टोल को रिलीज करता है। तो ये क्या करता है, ये किसकी तरफ, ये मेल गैमेट्स भागेंगे, ये वहीं की तरफ मूव करेंगे, ठीक है ना। अब क्या होता है यहाँ पे इसमें क्या होता है कि जो साइनर्जिड्स का न्यूक्लियस है और वेजिटेटिव न्यूक्लियस है, कुछ इसमें क्या हो जाती है, इनमें हो जाती है एंड ऑस्मोसिस। एंड ऑस्मोसिस होने की वजह से ये ब्रेक डाउन हो जाते हैं और मेल गैमेट्स जो है वो साइटोप्लाज्म जो है साइनर्जिड्स का साइटोप्लाज्म है वहां पे रिलीज होते हैं। क्लियर है ये चीज। दूसरी बात याद रखना कि जब ये पोलन जो है पिस्टल के साथ इंटरेक्शन करता है तो ये उसी रीजन में करेगा इंटरेक्शन जहां पे जिब्रिलिक एसिड थर्ड की कंसंट्रेशन जो है वो थोड़ी ज्यादा होगी। अब क्या होता है कि जब मेल गैमेट एंटर करता है इसमें एम्ब्रियो सैक के साइनर्जिड्स वाली सेल में, तो वहां पे जो है उनका जो न्यूक्लियस होता है, एक तो वेजिटेटिव न्यूक्लियस और दूसरा साइनर्जिड्स का न्यूक्लियस, वो दोनों जो है वो न्यूक्लियस जो है वो ब्रेक डाउन हो जाते हैं एंड ऑस्मोसिस के थ्रू। अब इससे ही इस एंड ऑस्मोसिस के थ्रू ब्रेक डाउन होने वाले न्यूक्लियस को नवास्चिन साइंटिस्ट ने ने क्या कहा, उन्होंने ये कही कि ये जो है ये एक्स बॉडी है। अब देखिए क्या कहता है, ड्यू टू दी पोलन पिस्टल इंटरेक्शन की वजह से साइनर्जिड्स में क्या होता है, जिब्रेलिक एसिड 3 की कंसंट्रेशन इसकी मात्रा बढ़ जाती है और ये ब्रस्ट हो जाता है। अब आगे क्या होता है कि जो ये टिप है पोलन ट्यूब की, ये टिप जो पोलन ट्यूब की है ये ब्रस्ट हो जाती है साइनर्जिड्स में, ड्यू टू विच इसकी वजह से क्या होता है कि वेजिटेटिव न्यूक्लियस और मेल गैमेट्स जो है वो रिलीज हो जाते हैं साइटोप्लाज्म में ऑफ ब्रेकिंग साइनर्जिड्स। अब क्या होता है कि इन साइनर्जिड्स एंड साइटोप्लाज्म ऑफ पोलन ट्यूब, याद रखना साइनर्जिड्स और साइटोप्लाज्म जो पोलन ट्यूब का है वो कतई मिक्स नहीं होता है, वो डू नॉट मिक्स। इन साइनर्जिड्स में क्या होता है कि जो वेजिटेटिव न्यूक्लियस है ड्यू टू एंड ऑस्मोसिस से इट स्वेल अप, ये फूलने शुरू हो जाता है और ये ब्रस्ट हो जाता है। तो मैंने क्या बताया कि जो वेजिटेटिव न्यूक्लियस और साइनर्जिड्स का जो न्यूक्लियस है उन्होंने नवास्चिन ने ये बताया, नवास्चिन ने क्या बताया कि इन द ब्रेकिंग साइनर्जिड्स द वेजिटेटिव न्यूक्लियस एंड साइनर्जिड न्यूक्लियस डीजनरेट, ये डीजनरेट हो जाते हैं और इन्हें ही इसने नाम दे दिया कि दीज आर एक्स बॉडीज। Now, the very most important concept that is double fertilizations and triple fusions. अब देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे फर्टिलाइजेशन की। तो व्हाट इज फर्टिलाइजेशन? फर्टिलाइजेशन इज बेसिकली द मिक्सिंग ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स और मिक्सिंग ऑफ मेल एंड फीमेल डीएनए, है ना। अब देखिए पहली फर्टिलाइजेशन कब होती है, याद रखना पहली फर्टिलाइजेशन क्या होती है, जब एक मेल गैमेट क्या, जब व्हेन वन मेल गैमेट फ्यूजेस विद द एग, जब एक मेल गैमेट एग के साथ फ्यूज होता है तो उससे हम कहते हैं सिनगैमी। इसी सिनगैमी को हम फर्स्ट फर्टिलाइजेशन भी कहते हैं। अब देखिए अब क्या होता है, दूसरी बात देखिए, मेल गैमेट का जो क्रोमोजोम है वो कैसा होता है, वो हिप्लॉइड होता है, एग भी क्या है, हेप्लॉइड है। तो ये दोनों मिलके डिप्लॉइड जाइगोट बनाते हैं। The fusion of male and female gametes result into the formation of zygote via a process called syngamy, and this syngamy is also known as true fertilization.
क्या बेटा, इस सिनगेमी को हम ट्रू फर्टिलाइजेशन भी कहते हैं, इसे हम ट्रू फर्टिलाइजेशन भी कहते हैं। क्लियर है ये चीज। अब देखो, अब क्या है कि ये हमारे पास एक मेल गैमेट है, इस मेल गैमेट के साथ दो पोलर न्यूक्लियाई हैं। इन्हें पोलर न्यूक्लियाई क्या क्यों कहते हैं, क्या कहते हैं, क्योंकि ये कहा गया है कि एक न्यूक्लियस जो है माइक्रोपाइल वाले एंड से और एक न्यूक्लियस जो है वो चलाजल एंड से मूव करते हैं सेंटर की तरफ, इसलिए इन्हें पोलर न्यूक्लियाई कहते हैं। कुछ बुक्स ये कहती हैं कि ये पोलर न्यूक्लियाई जो है ये फ्यूज होते हैं, कुछ बुक्स का ये कहना है कि ये प्योर पोलर न्यूक्लियाई जो है ये जो है ये फ्यूज नहीं होते हैं, ये अलग अलग होते हैं, लेकिन जब इनके साथ मेल गैमेट होता आता है, मेल गैमेट के साथ ये तीनों फ्यूजन करते हैं, तो इसको हम कहते हैं सेकंड फर्टिलाइजेशन। और यहाँ पे तीन न्यूक्लियस का मिलन होता है, इसलिए इसको कहते हैं ट्रिपल फ्यूजन भी कहते हैं। क्लियर है ये चीज। तो ये जो है द ट्रिपल फ्यूजन जो है इसे ही कहा जाता है, ये जो ट्रिपल फ्यूजन है इसे कहा जाता है सेकंड फर्टिलाइजेशन। अब देखो बेटा क्या होता है यहाँ पे, मैंने क्या बताया कि जब एक मेल गैमेट जो है वो फ्यूज करेगा किसके साथ, जब एक मेल गैमेट जो है वो बेटा फ्यूज करेगा एग के साथ, और उससे कहा जाता है ट्रू फर्टिलाइजेशन या सिनगैमी। अब दूसरा मेल गैमेट जो है, व्हेन फर्स्ट फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस, जब पहली फर्टिलाइजेशन हो जाती है तो जो दूसरा मेल गैमेट है वो फ्यूज करता है जो सेंट्रली प्लेस्ड पोलर न्यूक्लियस होते हैं। ड्यू टू दिस इन 3 हैप्लॉइड न्यूक्लियस जो है वो फ्यूज हो जाते हैं, और इससे कहा जाता है ट्रिपल फ्यूजन। तो हम बेटा ऐसे भी कह सकते हैं कि सिनगैमी प्लस ट्रिपल फ्यूजन, इन दोनों को मिला के क्या कहा जाता है, डबल फर्टिलाइजेशन क्या कहा जाता है। अब देखिए, अब हमारे पास क्या है, मैंने बताया एग जो है ये भी हेप्लॉइड है, मेल गैमिट जो है ये भी क्या है बेटा, ये भी हेप्लॉइड है। इनमें क्या हो गई, सिनगैमी हो गई। सिनगैमी मतलब इनमें क्या हो गया बेटा, इनमें हो गया बेटा ट्रू फर्टिलाइजेशन। क्या हो गया इनमें, इनमें हो गई ट्रू फर्टिलाइजेशन। इनमें हो गया बेटा फर्स्ट फर्टिलाइजेशन। क्या हो गया बेटा, फर्स्ट फर्टिलाइजेशन हो गया। अब इस फर्स्ट फर्टिलाइजेशन क्या बना, जाइगोट बना। इस जाइगोट को हम बोलते हैं एम्ब्रियो भी। अब क्या होता है, उसके बाद जो सेकेंडरी न्यूक्लियस है, सेकेंडरी न्यूक्लियस बेसिकली ये पोलर न्यूक्लियाई होते हैं, ये दो होते हैं तो इनका 2n आ गया। ये दूसरा मेल गैमेट जो है, जो n है, ये इनके साथ फ्यूज होगा तो ट्रिपल फ्यूजन हो जाएगा, तो ये बनाएगा हमारे पास प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। ये प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस क्या बनाता है, एंडोस्पर्म बनाता है। अब देखिए, जब जब आगे एम्ब्रियो की डेवलपमेंट होगी तो ये एंडोस्पर्म जो है इसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा। क्लियर है यहाँ तक। अब अब हम पढ़ते हैं कुछ अनयूजुअल फीचर है एक, जिससे हम कहते हैं हेट्रो फर्टिलाइजेशन। देखिए, ये हेट्रो फर्टिलाइजेशन क्या होता है कि जब दो या दो से ज्यादा पोलन ट्यूब जो है वो एक एम्ब्रियो सैक में एंटर होती हैं। ये दो से ज्यादा भी हो सकती है बेटा, दो ही नहीं, दो ही नहीं बेटा, ये दो से ज्यादा भी हो सकती है। जब दो या दो से ज्यादा एम्ब्रियो सैक, दो या दो से ज्यादा ये पोलन ट्यूब जो है ये एम्ब्रियो सैक में एंटर हो जाएंगी और ये फ्यूज करेंगे एग के साथ, और ऐसे पोलर न्यूक्लियर को कहा जाता है पोलर न्यूक्लियाई, और एग के साथ फ्यूज करेंगे, और इसे ही कहा जाता है हेट्रो फर्टिलाइजेशन। क्या, व्हेन टू और मोर पोलन ट्यूब एंटर इन एम्ब्रियो सैक दे फ्यूज विद द एग एंड पोलर न्यूक्लियाई, इट इज कॉल्ड हेट्रो फर्टिलाइजेशन। अब देखिए बेटा क्या होता है कि हेट्रो फर्टिलाइजेशन में मैंने क्या बताया कि जब दो या दो से ज्यादा पोलन ट्यूब एंटर होंगे, याद रखना। जब अब इसमें एक ये चीज याद रखना है कि जब पोलन ट्यूब जो है वो जब व्हेन अ पोलन प्रोड्यूसेस ओनली वन ट्यूब, जब पोलन एक ही ट्यूब प्रोड्यूस करेगा तो उन्हें उस कंडीशन को कहा जाता है मोनोसाइफिनियस। अब जब बहुत सारी ट्यूब जो हैं, बहुत सारी पोलन ट्यूब जो हैं एक सिंगल पोलन ग्रेन से आएंगी तो उससे कहा जाता है पॉलीसाइफिनियस कंडीशन। ठीक है ना। होप आपको यहाँ तक ये टॉपिक समझ में आया होगा, आपने इस लेक्चर को एंजॉय किया होगा। तो आगे भी हम इंशाल्लाह और एंजॉय करेंगे। हमारे साथ बने रहिए, हम आपको एक अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करेंगे जो आपके कम्पिटिटिव के लिए भी यूज़फुल होगा और आपके बोर्ड एग्जाम्स के लिए भी यूज़फुल होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अगर मन करे तो शेयर भी कीजिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच।